जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज अभ्यास सीरीज के 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट मैकेनिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम अगेन 15 क्वेश्चन देखेंगे और आज देखेंगे कि इससे थोड़ा सा अगर ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि रेलिवेंट कंटेंट है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। लिखा है इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड एंड मास 12 kg, फाइंड मोमेंटम। बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान। तो लिखेंगे सर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है 12 kg और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 12 4 जा 48, ध्यान रखेंगे kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है तो आप क्लिक कर दीजिए। तो लिखा है 48 kg मीटर पर सेकेंड। तो पहला ही क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या आपका सही है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। लिखा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। लेट से ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, वाह मस्त बनाना, ठीक है। इसका रेडियस आर, हमने रेडियस आर मान लिया। कहा जा रहा है जिसका रेडियस आर है इन 40 सेकेंड। कोई एथलीट, आप भी एथलीट हो सकते हैं, एक राउंड जो टाइम दिया है वो लगेगा 40 सेकेंड। एक राउंड का जो टाइम है 40 सेकेंड है। आपसे पूछा गया है व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। आफ्टर 2 मिनट, जरा देखिए ध्यान से, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको पूरा कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, सेकंड में। तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड, और 120 प्लस 20 कितना होगा 140 सेकंड। आफ्टर 140 सेकंड वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा। तो ध्यान रखेंगे सर, एक राउंड 40 सेकंड में, यानी कि एक राउंड लगा 40 सेकंड चले गए, 2 राउंड लगा 80 सेकंड चले गए, 3 राउंड लगा 120 सेकंड चले गए। अब 20 सेकंड और मूव करेगा, यानी कि सर जब एक राउंड में 40 सेकंड तो हाफ राउंड में 20 सेकंड, यानी कि फाइनली वो इस पॉइंट पे होगा। ध्यान रखेंगे, फाइनली वो जस्ट अपोजिट होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जस्ट रेडियस का डबल, 2r इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो 2r क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A body drop from a top of a tower fall 40 meter during the last 2 सेकेंड। कहा जा रहा है एक टावर है, अब कोई बॉडी यहां से फॉल की जाती है, तो लास्ट 2 सेकेंड, सपोज करो बॉडी को यहां से तक यहां पहुंचने में t टाइम लगता है। सपोज करो लास्ट 2 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बेटा 40 मीटर। आपसे बोला गया टावर की हाइट बताइए, तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं ना कि टोटल यदि बॉडी हाफ GT² ट्रेवल करेगी, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी बॉडी का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस हाफ GT-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। फिर से समझे, टोटल t में से यदि हम T-2 का माइनस कर देंगे तो इक्वल टू क्या होगा 40। टोटल t में से यदि ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 40। अगेन हम g की वैल्यू 10 रखनी है तो क्या रखेंगे 5t² अपॉन 2 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा t² प्लस 4 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। क्लियर है, ये 2 यहां से माइनस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 2 हट के हमने माइनस कर दिया। तो अगेन अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5t² माइनस 5t², 5 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20 प्लस 20t इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो आप देखेंगे 5t² से 5t² कट जाएगा, आप देखेंगे 20t इक्वल टू आ जाएगा 60, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा सर 3 सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट को टावर से ग्राउंड तक आने में 3 सेकेंड लगते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ GT² यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 2 5 जा 10, 9 5 जा 45 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। लिखा है 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास आपको डिफरेंट तरीके से दे रखे हैं। ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी एट द अर्थ। यदि 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए गए हैं, ध्यान रखेंगे, यदि 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए गए हैं तो सर उनका जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है √2gh। ध्यान रखेंगे आप, क्या होगा सर √2gh।
अब आप अलग अलग हाइट से दे रखे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट 2g(h1) अपॉन अंडर रूट 2g(h2). तो अंडर रूट 2g से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट h1 अपॉन अंडर रूट h2। तो अंडर रूट h1 कितना दे रखा, 16। तो 16 का रूट कितना होगा 4 और 25 का कितना होगा 5। तो 4/5, ध्यान रखेंगे आप 4/5। तो पहला क्या दे रखा 16, दूसरा क्या दे रखा 25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द अर्थ सन डिस्टेंस एज, यहां पे आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस दे रखा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके पास थोड़ी सी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप इसको कर जाएंगे। आपको अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁵ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। द सनलाइट रीचेज ऑन द अर्थ इन टाइम। ठीक है सर, आप जानते हैं दो तरीके से, या तो सर आप करिए, टाइम पूछा है टाइम, तो टाइम का क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ अपॉन में क्या है स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो 10⁻³ से करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसे भी आप थोड़ा जानते होंगे कि सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं सर, 8 मिनट। तो आप देख लीजिए 8 मिनट के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, आप वही सही कर जाएंगे। क्लियर है सर। तो ध्यान रखेंगे, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये कितने में जाएगा 10⁸ 10⁻⁻5 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 10⁻³ अपॉन में 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि 1000 अपॉन में 2 विच इज नियर 500 सेकेंड। ध्यान रखेंगे 500 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए आप जरा, इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। क्या लिखा, अ इलेक्ट्रिक फैन इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेशनरी बोट। कोई बोट है जो रेस्ट पे है, कहा जा रहा है एयर इज ब्लोन विद इट ऑन द सेल ऑफ द बोट, है ना। सेल ऑफ बोट की तरफ क्या हो रही है, एयर ब्लोन होती है पंखे की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोला गया इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रखेंगे सर, यदि कोई बोट है इसमें कोई इलेक्ट्रिक फैन रखा है, यदि सर ये क्या कर रहा है, एयर इज ब्लोन विद इट ऑन, यदि इससे हवा निकल रही है तो क्या करेंगे सर, यहां पे लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितनी हवा ये आगे पास करेगा उतने क्या लगेगा, पीछे क्या लगेगा, रिएक्शन। क्योंकि सर ये फैन बोट पे ही रखा है, ध्यान से सुने, चूंकि सर ये फैन बोट पे ही रखा है इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग फिर से, यदि आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो आप सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन आप किसी सिस्टम के अंदर हैं फिर आप पुश कर रहे हैं तो आप उसी सिस्टम का हिस्सा माने जाएंगे। तो फैन भी इसी सिस्टम का पार्ट है, इसलिए जितना एक्शन आगे लगेगा, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन आगे लगेगा उतना क्या मिलेगा, बैकवर्ड। इसलिए जो बोट है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। द बोट विल स्टार्ट मूविंग गलत होगा, बोट विल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड गलत होगा, बोट विल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अपोजिट टू द, ये भी गलत होगा। द बोट विल रिमेन स्टेशनरी एज बिफोर, जैसे पहले थी वैसे ही अब रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिलेशन दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद, ऐसा दे रखा √x = t+3। आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम जानते हैं सर, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन टाइम के साथ दे रखी है तो एक बार जब उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वो मिलेगी आपको वेलोसिटी। क्या मिलेगी सर, वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे सर, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा t+3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dx/dt। ध्यान रखेंगे क्या होगा सर, dx/dt, तो क्या हो जाएगा 2t+3। ध्यान रखेंगे तो कितना होगा 2t+6, ये आएगा आपका वेलोसिटी। अब आप देख लीजिए रिलेशन कैसा फॉलो हो रहा है, mx+c से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो t⁻1 के साथ क्या करेगा, ये रिलेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वेइंग 100 kgf। ध्यान रखेंगे KGF एक मूवी आई थी, यहां उसका रिलेशन नहीं है। KGF का मतलब हुआ सर किलोग्राम फोर्स, KGF का मतलब क्या हुआ सर, किलोग्राम फोर्स, और 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। क्लियर है सर। ध्यान रखेंगे आप, कभी आपसे पूछे KGF किस यूनिट है तो KGF वेट की यूनिट है, KGF फोर्स की यूनिट है। अ लोड ऑफ 10 kgf ऑन इज हेड
एक व्यक्ति है जिसका वेट 100 kgf है, उसके ऊपर 10 kgf का और वेट रखा गया है, जंप फ्रॉम टावर विद द लोड ऑन दिस हेड, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द लोड एज एक्सपीरियंस बाय द मैन। अब यदि कोई मैन हाइट किसी एच बिल्डिंग हाइट से जंप करेगा तो ड्यूरिंग जंपिंग, जिस समय वो जंप कर रहा है यानी कि जब वो टावर से कूदेगा नीचे की तरफ, तो उस दौरान कोई भी वेट महसूस नहीं होता है, एपरेंट वेट जीरो हो जाता है। एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं, एपरेंट वेट जीरो हो जाता है, इसलिए सर उसे कोई भी वेट महसूस नहीं होगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर मूव कर रहा है तो उस केस में उसे फ्री फॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फ्री फॉल कहा जाएगा। यदि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उस केस में उसे वेट महसूस नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसको वेट महसूस ही नहीं होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो here our next question. A man drop an apple in the lift. He find that the apple remains stationary and does not fall on the floor. Let's say ये लिफ्ट है, यदि इसमें कोई एप्पल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया लेकिन वो स्टेशनरी महसूस हुआ, तो सर वेट कहाँ लगेगा इसका? नीचे। अगर वेट नीचे है और इसे स्टेशनरी रहना है तो एफ नेट क्या होना चाहिए सर? जीरो। इसके बाद जितना फोर्स से ये नीचे जाएगा जस्ट उसके बराबर कहाँ लगना चाहिए? ऊपर, यानी कि एम जी ऊपर के बराबर लगना चाहिए। इट मीन्स अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगी तो कहाँ लगेगा? नीचे, यानी कि लिफ्ट कहाँ रहेगी? नीचे, इसलिए एम जी कहाँ लग रहा होगा? लिफ्ट की वजह से ऊपर लग रहा होगा। तो लिफ्ट का एक तो सर डेफिनेट हो गया कि लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। दूसरा डाउट ये है कि लिफ्ट नीचे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से आएगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगी। तो अगर एक्सेलरेशन स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए ध्यान रखेंगे लिफ्ट आएगी नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Next, if the earth shrink to half of its radius without change in its mass, यदि बोला गया कि अर्थ यदि रेडियस चेंज करे, यदि उसका मास चेंज ना, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो सर अर्थ का जो एंगुलर, ये कोई भी चीज यदि रोटेशन कर रही है तो वो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, रोटेट करती रह रही है, वो उसका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि सर इसका जो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा, वो हर समय क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो हर समय क्या रहेगा? कांस्टेंट। ध्यान से देखेंगे आप। क्लियर है सर? आई ओमेगा हर समय क्या रहेगा? रोटेशन के लिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? आई ओमेगा होता है, एक होता है एम बी आर साइन थीटा। तो आई क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखेंगे, आई है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा यहाँ पे अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा बराबर I2 ओमेगा 2। क्लियर है? I1 ओमेगा बराबर I2 ओमेगा 2। चूंकि अर्थ क्या है कि स्फीयर है, उसके अंदर क्या है? सॉलिड है, पूरा मटेरियल भरा हुआ, तो सॉलिड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr² ओमेगा 1। क्लियर सर? इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2/5 m तो सर वही है, रेडियस क्या हो गया? हाफ हो गया, तो लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। क्लियर? तो ये 2/5 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, आप देखेंगे तो देखेंगे ये क्या बनेगा? r² ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r²/4 इंटू ओमेगा 2। क्लियर है सर? यानी कि r² से r² कट जाएगा, तो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी इनिशियल के। ध्यान रखेंगे, फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी हो इनिशियल के 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और चूंकि हम सन जानते हैं सर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf, या हम लिखेंगे 2π/t, 2π/t। तो यहाँ से हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2π/ओमेगा। तो इनिशियल टाइम पीरियड ये था। अब बाद का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2π अपॉन में क्या लिख सकते हैं? अपॉन में क्या लिख सकते हैं सर? अपॉन में हम ओमेगा 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 ओमेगा 1 लिख सकते हैं। यानी कि इतना क्या था? इनिशियल टाइम पीरियड। तो पहले टाइम पीरियड का अब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो एक दिन कब का होता था? 24 घंटे का। 24 का 1/4 करेंगे तो 6 आवर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि अर्थ, ध्यान सुनिए, यानी कि अर्थ का रेडियस श्रिंक होता है विदाउट मास चेंज हुए बिना, तो आपके डे के जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? अ जेट प्लेन फ्लाई थ्रू एयर विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मैक। देखो मैक नंबर से क्वेश्चन आया है, साउंड से क्वेश्चन आया है। 2 मैक आपको दे रखा है, वाइल वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने बोला था सर मैक नंबर का जो फॉर्मूला होगा, मैक नंबर का जो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो आपको वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट निकालना, मैक नंबर आपको दे रखा है 2 इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इस मीडियम में कितना दे रखा? 332। तो वेलोसिटी ऑफ
एयरक्राफ्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 3 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा सर 664 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एक बॉडी है जो इनिशियल क्या थी सर रेस्ट पे थी। ध्यान से सुने, इनिशियली रेस्ट पे थी तो हम लिख सकते हैं अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे फोर्स लग रहा है तो F बराबर क्या होगा ma, एन के एक्सेलरेशन क्या होगा कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि सर v बराबर क्या हो जाएगा 80। इतनी बात क्लियर। चलो सर ठीक है सर, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 80 के बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। ध्यान से सुनिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और रेट पूछा तो अपॉन में क्या कर देंगे dt। क्लियर है सर, ये समझ में बात। फोर्स ds अपॉन dt। अब जरा देखिए ध्यान से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स क्या होता है m a ds अपॉन dt, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर v की जगह हम क्या लिख सकते हैं at। जरा देखिए तो क्या लिखेंगे m a स्क्वायर टी, ध्यान रखेंगे m a स्क्वायर टी। तो आप यहां से देखेंगे जो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t क्या आ रहा है, क्योंकि सर फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मास भी क्या है कांस्टेंट। तो जैसे जैसे t इंक्रीज करेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी चेंज करेगी। तो लीनियरली विद टाइम, ध्यान रखेंगे लीनियरली विद टाइम। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आंट इज मूविंग ऑन अ थिन नेग्लिजिबल थिकनेस सर्कुलर वायर। थिकनेस का मतलब सर उसकी थिकनेस क्या है बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं ये कोई सर्कल की तरह बिहेव करेगा 2D की तरह। कह रहा कि कोई आंट इस पे क्या कर रही है मूव कर रही है, तो बताइए वो कितने डायमेंशन को मूव करेगी, यानी कि वो उसका जो मोशन कहलाएगा 1 डायमेंशन कहलाएगा, 2 डायमेंशन कहलाएगा, 3 डायमेंशन कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि कोई आंट मूव कर रही है तो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वो x में भी मूव कर रही है और y में भी मूव करेगी, यानी कि एक साथ दो कोऑर्डिनेट को आप कवर कर सकती है। तो ऐसा मोशन कहलाता है 2 डायमेंशन मोशन। यदि सर इस नेग्लिजिबल थिकनेस है, ध्यान रखेंगे नेग्लिजिबल थिकनेस होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 डायमेंशन मोशन उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इफ द डिस्टेंस s कवर्ड बाय द मूविंग, बोला गया कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस s कवर करता मूविंग का रेक्टिलिनियर मोशन विद स्पीड v इन टाइम t गिवन बाय द s बराबर bt, द कार अंडरगो। जरा देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट है, हम एक इक्वेशन जानते हैं सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप बताओ इसको हम s बराबर ut कब लिख सकते हैं, जब क्या t तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि t तो लगातार बढ़ेगा सर, यानी कि जब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं s बराबर ut। यानी कि सर ऐसा मोशन जिसमें s बराबर vt होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। टाइम के बढ़ने से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम के बढ़ने से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए, नॉन ये भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। और दूसरा बोला रेक्टिलिनियर, क्या बोला सर रेक्टिलिनियर, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जस्ट पिछली बार भी पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीडीएस में, एनडीए में भी पूछा गया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, ध्यान से सुने कांस्टेंट फोर्स लग रही है सर, तो एफ बराबर क्या लिखेंगे ma, एफ बराबर क्या लिखेंगे ma। तो हम जानते हैं, जरा सुनिए ध्यान से, यदि आप लिखना चाहते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यदि सर उसके इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो अज्यूम कर लें तो हम लिख सकते हैं s बराबर हाफ at स्क्वायर। अगर उसका फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम यहां से कंक्लूजन दे सकते हैं s प्रोपोर्शनल टू दी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर यानी कि पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा शेप बनता है पैराबोला। कैसा शेप बनता है पैराबोला, तो एसटी ग्राफ बनेगा पैराबोला। ध्यान से सुने, यदि एसटी ग्राफ पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, और यदि पूछता वीटी ग्राफ, यदि पूछता वीटी ग्राफ तो बनता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है।